हिमाचल की हलचल की बात कर रहे हैं तो विक्रमादित्य जी की बात याद आई मुझे कि वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में गए थे। बीजेपी के बहुत सारे नेताओं को किसी को भी न्योता नहीं मिला, सबको कहा गया आप बाद में जाइए। जिनको न्योता मिला आधे से ज्यादा ने जाने से मना कर दिया राजनीतिक पार्टियों में से। विक्रमादित्य जी वहां गए, वैसे ही हलचल शुरू हो गई कि हिमाचल में कुछ होने वाला है। ऐसा क्यों है? क्या कोई बीजेपी में ना होकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा सकता था? इस पे मुझे लगता है जितनी राजनीति जितने हल्के स्तर तक लोगों ने की है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता नहीं दुनिया का कोई ऐसा देश होगा जहां पर जो बहुसंख्यक होंगे उनको 500 वर्ष तक अपने ही देश में इंतजार करना पड़ा हो। रामलला की जन्मभूमि पे भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए 150 साल तक मुकदमा लड़ना पड़ा हो, लेकिन हमने इंतजार भी किया, मुकदमे भी लड़े और जो कहा था वो करके भी दिखाया। रामलला की जन्मभूमि पे भव्य राम मंदिर बनाकर भी दिखाया है, प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई। हमने निमंत्रण सबको दिया। बहुत सारे लोग चुनावी राजनीति के चक्कर में नहीं आना चाहते थे, बहुत लोगों ने मुंह फेर लिया, लेकिन कुछ लोग आए। मैं स्वागत करता हूं अगर वो आए हैं। मुझे लगता है इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए, इसको आस्था के रूप पर से। राजनीतिक रूप से ही देखा जा रहा है। बीजेपी पर आरोप है कि पहले राम की राजनीति की, सरकार बनाया, बहुमत बना, पार्टी ग्रो हुई, अब मंदिर बन गया तो मंदिर की भी राजनीति कर रहे हैं। नहीं, हमारे लिए मंदिर की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। हमने हर बार अपने संकल्प पत्र में लिखा कि 370 भी हटाएंगे, 35 से भी, ट्रिपल तलाक भी कहा, भव्य राम मंदिर के निर्माण की बात भी हमने कही। जब हम नहीं बना पाते थे, पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था, कोर्ट का निर्णय नहीं आता था, तब तो आप जैसे बड़े पत्रकार हमसे भी पूछते थे, क्योंकि विपक्ष के लोग कहते थे कि बीजेपी वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो तब तो आप तारीख पूछते थे। अब हमने तारीख भी दे दी, निमंत्रण भी दे दिया, तब क्या हुआ? तब कहा गया कि बीजेपी से पॉलिटिसाइज कर रही है, इसको पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है। हमने केवल एक मंदिर नहीं, भव्य और दिव्य सोमनाथ धाम भी बनाया, भव्य और दिव्य केदारनाथ धाम भी बनाया, भव्य और दिव्य काशी विश्वनाथ धाम भी, और भव्य और दिव्य महाकाल लोक भी, और अब भव्य और दिव्य अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी करवाया है। ये आस्था के केंद्र है, ये आस्था के केंद्र है। लेकिन अब आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे अच्छा बनाने के साथ यहां पे अर्थव्यवस्था के केंद्र भी बने, रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले। तो मुझे लगता है अगर आप बौद्ध सर्किट देखोगे, बुद्ध सर्किट को देखोगे, करतारपुर कॉरिडोर को देखोगे, हेमकुंड साहब तक रोपवे को देखोगे, ये सब किसने किए? मोदी जी ने किए। आजादी के समय पंडित नेहरू जी ने निर्णय नहीं कर पाए, करतारपुर कॉरिडोर नहीं था उस समय करतारपुर। अब पंजाब में से दूरबीन लगा के हमारे सिख भाई गुरुद्वारा साहब के दर्शन वहां पे करते थे। ये मोदी सरकार को 70 साल के बाद निर्णय लेना पड़ा, तब जाके करतारपुर कॉरिडोर बना। हेमकुंड साहब का कभी जाके देखिए, हमारे भाई यहां पर बैठे हैं, पूछिए कितनी कठिन यात्रा है वहां के लिए, लेकिन रोपवे से उसको आसान बना दिया गया। इसी तरह से बाकी जगह के लिए भी जब इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बन रहा है, फर्क कहां पड़ता है आनंद जी? केवल आप देखिए, आज मंदिर की बात करते हैं, मंदिर बनाया, लेकिन आप ये मुझसे क्यों नहीं पूछते कि अच्छा पहले एयरपोर्ट कितने थे, आज एयरपोर्ट कितने, पहले मेडिकल कॉलेज कितने थे? लेकिन मैं आपके सामने देश को बताना चाहता हूं, सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे 2014 में, आज 150 एयरपोर्ट हैं। केवल 384 मेडिकल कॉलेज थे, आज 710 मेडिकल कॉलेज हैं। केवल 500 यूनिवर्सिटीज थी, आज 1100 यूनिवर्सिटीज है। केवल 16 IIT थे, आज 23 IIT थे। कल 12 IIM थे, आज 19 IIM है। हमारे यहां पर केवल 5 शहर मेट्रो से जुड़े थे, आज 20 शहर मेट्रो से जुड़े हैं। पहले 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे हैं। पहले 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज 6,75,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं। जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, हमने 10 साल में करने का काम किया है। आप पूछिए ना मुझसे विकास की बात, इनके समय 10 साल में 10वें नंबर पे अर्थव्यवस्था खड़ी रही, हम 5वें नंबर पे लाए हैं। इनका कालखंड पूरा 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, कोयला घोटाला, घोटाले पे घोटाला था।
अब हमने घोटालों की जांच की शुरू की तो आप मुझसे जांच से बाहर नहीं आ रहे हैं। ये फर्क है दो सरकारों का। इनके समय कोई बड़ा आयोजन नहीं होता था, कोई बड़ा अलायंस नहीं होता था। टुडे आई कैन से मोदी इज अ मैन ऑफ अलायंसेस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात करें, हमारे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें, योग और आयुर्वेद को जो दुनिया के स्तर पे लेकर गए, वैश्विक पहचान दिलाई, वो कौन आज से पहले कर पाया था? कोई नहीं। हमने G20 की अध्यक्षता की, हो सकता था दिल्ली में ही करते, देश के 60 शहरों के 200 स्थानों में की। भारत की कला संस्कृति अपनी परंपराओं को दिखाने का काम दुनिया को किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। वो खड़े हो सकते थे, बैकड्रॉप पे कुछ भी हो सकता था, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ हमारे हजारों वर्ष के इतिहास को दिखाने का काम किया, व्हील सन टेम्पल का दिखाकर जी हमारे हजारों साल की संस्कृति को दिखाने का काम किया। जिस टेबल पे हम बैठे थे, जिस पे मैं बैठा था, वो तो बालाघाट लिखा था। अब आधों को पता नहीं होगा बालाघाट है कहां पे, लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे जहां पे नक्सलवादी इलाका है, उसको भी वहां पे रखा। लेकिन उसकी और क्या विशेषताएं? ये नरेंद्र मोदी जी जिस तक जहां तक सोचते हैं, जो आपका मीडिया का सेंटर बना था, कोई हिमालयन रेंज को दिखाया था, अलग अलग पर्वत थे, अलग अलग नदियों के नाम पे रखा था। कौन सोचता था ऐसे? कोई नहीं। ये व्यक्ति बिल्कुल अलग सोचते हैं। नेतृत्व ऐसा है जो देश की कला संस्कृति परंपराएं इनको भी तो बचाते ही हैं, लेकिन आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी का उपयोग होकर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी कैसे आ सकती है, ये पारदर्शिता हमारी सरकार में जवाबदेही देखी गई। जब हमने जनधन आधार मोबाइल को लाए, डीबीटी करके दिखाया, तो आज 43 करोड़ बैंक खाते भी खोले तो उसमें सीधा पैसा भी भेजते हैं। अगर 34 करोड़ मुद्रा लोन मिले, 27 लाख करोड़ रुपया बगैर गारंटी के गरीब व्यक्ति को मिला, तो वहीं पे 80 लाख स्वनिधि योजना का ऋण हमारे रेडी फड़ी वालों को मिला, जो लाखों करोड़ रुपया क्यों मिला? इसलिए मिला कि अपना रोजगार स्वरोजगार खड़ा कर सके। आज वो अर्थव्यवस्था को एक अपना योगदान दे पाते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहने के लिए आपके लिए एक योजना होगी, लेकिन वोकल फॉर लोकल पर जब मोदी जी ने पिछले हमारे फेस्टिवल सीजन में कहा कि लोकल को खरीदिए, 4 लाख करोड़ रुपए की सेल हुई। ये आप कल्पना भी नहीं पहले कर सकते थे। आज देश का प्रधानमंत्री कहता है तो लोग उस दिशा में काम करते हैं। ये बदलाव है आज देश में। लेकिन अगर आप ये सब कह रहे हैं तो कहा जा रहा है कि एक शक्ति है, इसको नष्ट करना है। ये शक्ति कौन है? अब शक्ति की बात आई है तो हम तो हर नारी में शक्ति देखते हैं, हर महिला में, हर बेटी में, हर बहन में शक्ति देखते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, सनातन की भक्ति ही शक्ति में है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सनातन को कुचलना चाहते हैं, कुछ लोग हैं वो शक्ति से लड़ना चाहते हैं। लोग तो शक्ति की पूजा करते हैं लड़ने के लिए, लेकिन कुछ लोग शक्ति के खिलाफ भी लड़ना चाहते हैं। ये कुछ लोगों का मानसिक दिवालियापन हो सकता है, लेकिन इनकी सोच जैसी भी हो, सनातन को कुचलने की हो, हिंदू को खत्म करने की हो, शक्ति के साथ भिड़ने की हो, ना सनातन को कुचल पाया है, ना कोई सनातन को कुचल पाएगा, ना शक्ति को कोई दबा पाया है, ना शक्ति को कोई दबा पाएगा। पर अगर इसे ऐसा देखा जाए कि एक शक्ति है जो सनातन का प्रयोग कर कर और ज्यादा ताकतवर बनने की कोशिश कर रही है, शक्तिमान होने की कोशिश कर रही है, ये वो शक्ति है जो मनुवाद की प्रचारक है। ये वो शक्ति है जो इस देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाना चाहती है कि मेरी ही चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। ये आरोप है। या देव